हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वन शॉट सीरीज में। तो देखिए, अभी हमारा रेगुलर बैच जो है +1 की अकाउंटेंसी का, वो तो चल ही रहा है। जो उस रेगुलर बैच को देखना चाहें आगे आने वाले फ्यूचर में या अभी, वो भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त नवंबर 2025 में हम लोग खड़े हैं और इस वक्त आपकी डेट शीट भी अनाउंस हो चुकी है। तो इस वक्त बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो वन शॉट सीरीज के लिए ऐसी है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा क्रैश कोर्स पढ़ा दिया जाए कि उस ऐसे क्रैश कोर्स में उन लोगों को मैक्सिमम कवरेज हो और वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज कर सकें। ठीक है जी, तो इसलिए मैं एक क्रैश कोर्स और वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, अभी हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ये एथनिक वियर क्यों डाला है। ये एथनिक वियर मेरे लिए एक वन शॉट सीरीज का ड्रेस कोड रहेगा, जिससे आपको कोरिलेशन में आसानी होगी कि अगर एथनिक वियर डाला है तो ये आपकी वन शॉट सीरीज चल रही है। ठीक है जी, चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता, अपने मैटर पर आ जाता हूं। मेरी स्लाइड पर आप जो देख रहे हैं, चैप्टर 1 में ये सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, फुल चैप्टर सीरीज में आप लोग ये सब कवर कर चुके हैं और ये सब टॉपिक में आज आपको वन शॉट सीरीज में आज ही के लेक्चर में ये पूरे के पूरे टॉपिक फिर से कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है जी। ठीक है जी, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की किस क्या स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी हुई है। फिर देखेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस। अकाउंटिंग की प्रोसेस में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के पहले स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, एंड सो ऑन, सबसे आखिरी स्टेप में क्या होता है। और जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है वहीं अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एट्रीब्यूट्स भी हैं। फिर हम तीसरे नंबर पर देखेंगे जी ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ठीक है जी, ये अकाउंटिंग की 3 सब फील्ड हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे जी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है। बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है और अकाउंटेंसी अलग है। फिर देखेंगे जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम सारी की सारी अकाउंटिंग की प्रोसेस करने के बाद हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम जनरेट करते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। फिर देखेंगे कि हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जनरेट करी है उसके यूजर्स कौन कौन है, उसको कौन कौन से यूजर उसको यूज करेंगे। बिजनेस के ओनर तो यूज करेंगे, बिजनेस के ओनर तो जानना चाहते हैं बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी एसेट्स है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, इंप्लॉइज भी जानना चाहती है, आपके कंपटीटर्स भी जानना चाहते हैं। जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक रहेगा जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने ऊपर जनरेट करी है, हमने सारी अकाउंटिंग की प्रोसेस लगाने के बाद उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। टोटल 4 क्वालिटीज यहां पर आपको बताई जाएंगी। ये 4 क्वालिटीज आपकी होंगी तो माना जाएगा कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, फिर ये हम देखेंगे जी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रोल्स, इनके ना पॉइंट्स बड़े सिमिलर से हैं। तो इन तीनों को मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको कवर कराऊंगा ताकि आप इन तीनों को एक साथ पढ़ पाएं और एक साथ याद कर पाएं। एक कोड भी आपको मैं इसका कराऊंगा। ठीक है जी, फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, और पूरे फायदे हमें नहीं मिल पाते हैं अकाउंटिंग करने के बाद। अकाउंटिंग के कुछ एक लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन उसकी ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कहने को तो, लेकिन ये इसकी लिमिटेशंस हैं। हमें अकाउंटिंग करने के बाद भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है जो हम अकाउंटिंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी, आइए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जी अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन में देखते हैं। अकाउंटिंग का मतलब देखते हैं जी। अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर आपके सामने, मेरे सामने, किसी भी आदमी के सामने बिजनेस के अकाउंट्स रख दिए जाएं और उसको बिजनेस के अकाउंट्स पढ़ने आते हैं, उसके अकाउंट्स को अकाउंटिंग की लैंग्वेज आती है, तो वो सब कुछ बता सकता है अकाउंट्स पढ़ने के बाद। बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, बिजनेस की कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, उसने कितना माल उधार पर लिया हुआ है, कितना माल उधार पर दिया हुआ है, उसके बाद फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितनी है, XYZ A to Z कितने इंप्लॉइज हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग को देख करके, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख करके पता चल जाती है। इसलिए अकाउंटिंग को कहा गया है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। लेकिन देखिए जी, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी हुई है। ठीक है जी, तो इसलिए आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज सीख चुके होंगे। और ये +1 की अकाउंटेंसी जो है आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज पढ़ना ही सिखा रही है। ठीक है जी, फिर है जी, देखिए अकाउंटिंग की ये एक डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी हुई है, AICPA ने दी हुई है।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका का कोई इंस्टीट्यूट है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो सीपीए का कोर्स कराता है जो वहां के लोगों को, ठीक है जी। तो उन्होंने एक बड़ी फेमस डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी हुई है, वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम लोग सभी कवर करते ही करते हैं, सभी टीचर इसको कवर कराते हैं। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे पहले कह रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट किस चीज की एक आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है जी। देखिए अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में, फिर उसको समराइज करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, और वो सारे के सारे काम हम मॉनिटरी टर्म्स में करते हैं। जो ट्रांजैक्शन आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। ठीक है जी। और ये सारा का सारा जो इवेंट्स हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर की होना चाहिए और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है जी। वही उसने फिर से इसी बात को दोहरा दिया कि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए या इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, यानी कि मनी में हम मेजर करेंगे, मनी में आइडेंटिफाई करेंगे और मनी में ही रिकॉर्ड करेंगे। मॉनिटरी टर्म के अलावा हम कोई दूसरी टर्म को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हम अपनी ट्रांजैक्शन का एक इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको समझेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, उसको हम देखेंगे कि उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट बनाएंगे, वो उसके इंटरप्रिटेटिंग पार्ट्स में आता है। ठीक है जी। अब है जी हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जी मैंने आपको एक कोड दिया हुआ है, IMRC समर इन एसी। समर में क्या चलाते हैं? एसी। ठीक है जी। ये कोड आपके सारे के सारे पॉइंट आपको मेमोराइज कर देगा। आपको मैं इस टॉपिक के अंत में एक कोड फिर से पढ़ाता हूं। फिलहाल देखिए आई से क्या है। आई से सबसे पहला कोड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। जो भी आपके बिजनेस में, देखिए आपके बिजनेस में ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, तो आप केवल वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, और जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन नहीं है, जो फाइनेंशियल नेचर के इवेंट नहीं है, उन्हें साइड में कर दीजिए। ठीक है। तो यहां पे एक B+M का मॉडल चलता है जी। वो कहता है जी आप अपने बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन और वो इवेंट्स को आइडेंटिफाई करो जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। बी से मतलब यही है जो बिजनेस से रिलेटेड है। आप पर्सनल नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शन को यहां पर रिकॉर्ड और एनालाइज नहीं करोगे। ठीक है जी। पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप अपने घर के लिए किराना ले आए, घर के में बच्चों की फीस पे कर दी, आपने घर की गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया, आपने कोई पर्सनल अकाउंट खोल लिया, सेविंग अकाउंट खोल लिया, तो वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उन ट्रांजैक्शन को हम यहां पर इग्नोर कर देते हैं। दूसरा है जी मॉनिटरी टर्म्स। दूसरा है जी मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स कहता है जी आपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब वो ट्रांजैक्शन है, मैं मानता हूं बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन वो मॉनिटरी टर्म्स में होनी चाहिए। आप उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर आप उसको मनी में मेजर कर सकते हैं तो आप उसको यहां पर आइडेंटिफाई करिए। अगर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कीजिए। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल ये है कि आपके बिजनेस में आपके इंप्लॉइज ने कुछ समय के लिए 15 दिन के लिए स्ट्राइक कर दी, जिससे आपका बिजनेस हैम्पर हुआ, आपकी प्रोडक्शन हैम्पर करी, लेकिन वो 15 दिन की स्ट्राइक को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। वो बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन वो मॉनिटरी टर्म में हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी। तो आपकी बिजनेस से रिलेटेड तो ट्रांजैक्शन होनी ही चाहिए, उसके अलावा आप उसको मनी में मेजर कर सके, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस से रिलेटेड और मनीटरी टर्म्स में मेजर करने वाली ट्रांजैक्शन को आप अपने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरा स्टेप कह रहा है मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। ये जो M है ना जी, M से ये वाला M है, कह रहा है मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं जी जो आपने पहले स्टेप में बिजनेस से रिलेटेड और मॉनिटरी टर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उस आइडेंटिफाई को अब आप क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई करके बताओ कि वो ट्रांजैक्शन 5,000 रुपए की है, 10,000 रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की है, 50 लाख रुपए की है। उसको आप मॉनिटरी टर्म में मेजर करके बताओ, और वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स में ही मेजर होंगी। इसके अलावा आप कोई ट्रांजैक्शन करी, आपने किलो में करी, लीटर में करी, सेंटीमीटर में करी, गज में करी, स्क्वायर यार्ड में करी, स्क्वायर मीटर में करी, ये सारी की सारी टर्म्स को, ये सारी की सारी यूनिट को आप साइड में कर दो, केवल मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करो और उसका अमाउंट बताओ वो कितने की हुई है। ठीक है जी। तो इसने एग्जांपल दे दिया जी, कई बार बिजनेस में बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टाफ होता है, या फिर मार्केट में बिजनेस की इमेज जो है ना बड़ी अच्छी है वो, लेकिन उन दोनों को ही हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं करने के कारण हम उनको
उनको सेकंड स्टेप में आउट कर देते हैं, वो बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तीसरा है जी आर से रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपने मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, मेजर और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहली हमारी जो बुक होती है जर्नल बुक होती है, जिसे हम बुक ऑफ ओरिजिनली एंट्री भी बोलते हैं। इस जर्नल बुक में हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है जी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। जो जिस डेट पर जो ट्रांजैक्शन हुई है उसे उस डेट पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। और जर्नल बुक में मैं आपको बता दूं कि जर्नल बुक में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। एक इंपैक्ट में वो ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट होता है, दूसरे एस्पेक्ट में उसका क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। तो जर्नल की बुक में हम दोनों के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या है जी? आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपने उसके दोनों एस्पेक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड तो कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सेकेंडरी बुक जो होगी आपकी क्लासिफाइंग लेजर बुक होगी, लेजर की बुक में आप उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कैसे होता है जी? क्लासिफाई होगा जी, हम यहाँ पे एक टी शेप का अकाउंट बनाएंगे और सारी रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम लोग अलग अलग कर देंगे। सेल्स का लेजर अलग से बनाएंगे, परचेज का लेजर अलग से बनाएंगे। ठीक है जी। आपका कोई परचेजेस करी है तो परचेज का लेजर अलग से होगा। डेटर्स को आपने किसी को माल उधार पर दिया है, उसका डेटर्स का लेजर बनाएंगे। किसी ने आपने किसी से माल उधार पर लिया है, क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे। एक्सपेंसेस सारे अलग कर देंगे, इनकम सारी अलग कर देंगे। तो एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को एक टी शेप अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, वो आपका क्लासिफाइंग कहलाता है। ठीक है जी। क्लासिफाई इस तरीके से हम लोग करते हैं। क्लासिफाइंग के बाद जी एस से है समराइजिंग। आपने बिजनेस में क्लासिफाई भी कर लिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद आप सारे के सारे जो आपने टी शेप के अकाउंट्स बनाए हैं क्लासिफिकेशन में, उनका टोटल करेंगे। उनके टोटल से आप एक ये स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। यहां पर आप जितने भी आपने टी शेप के अकाउंट्स बनाए हैं उनका टोटल लिखेंगे। डेटर्स का आपने टी शेप का अकाउंट बनाया तो डेटर्स का टोटल लिखेंगे। क्रेडिटर्स का आपने टी शेप का अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स का टोटल लिखेंगे। आपने परचेजेस जो टोटल करी है परचेजेस का टोटल लिखेंगे। सेल्स जो आपने करी है सेल्स का टोटल लिखेंगे। और पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा पता चल जाएगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है और बिजनेस को कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि बैलेंस उसने के पास कितनी एसेट्स खड़ी हैं, कितनी लायबिलिटीज खड़ी हैं, उसने मार्केट में कितना उधार लोगों से लिया हुआ है, कितना उधार लोगों को दिया हुआ है, उसके पास कितनी एसेट्स खड़ी हैं। वो सारा का सारा पार्ट आपका समराइजेशन के स्टेप में होता है। ठीक है जी। समराइजेशन के बाद हमारा जो हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, उसको हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। उसको देखेंगे जी पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, दूसरी फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है, अब हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारे प्रॉफिट का ट्रेंड क्या जा रहा है, हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कितनी टोटल परचेजेज है, पिछली बार की परचेजेज से हमारी परचेज बढ़ी है या घटी है, पिछली बार की परचेजेज सेल्स से हमारी सेल्स घटी है या बढ़ी है। वो सारा का सारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम इसी स्टेप में होगा। फिर है जी कम्युनिकेटिंग। आपने एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रिटेट भी कर लिया। अब ये एनालाइज और इंटरप्रिटेट के बाद जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, जो आपने फाइनल अकाउंट्स यानी कि क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आप सारे के सारे अकाउंटिंग यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। आपके बिजनेस ओनर को आप जाकर के दिखाएंगे जी हमारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस ओनर के पास जाएंगे और बिजनेस ओनर को दिखाएंगे, देखिए जी हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, इतनी हमारी बैलेंस शीट है, इतना कैश है। वो सारे के सारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स हम कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। बिजनेस के ओनर्स को, गवर्नमेंट को, कंपटीटर्स को, पब्लिक को, सभी आपके अकाउंटिंग यूजर्स के अकाउंटिंग यूजर्स के आपके यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, तो उन सबको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जो एट्रीब्यूट्स भी हैं, उसके फीचर्स भी हैं, उसको मेमोराइज करने के लिए ये मेमोरी कोड दिया हुआ है IMRC समर इन AC। समर में AC चलाते हैं, इसको इस तरीके से याद रखना है। I से क्या है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। M से क्या है? मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। R से क्या है? रिकॉर्डिंग। C से क्या है? क्लासिफाइंग। S से क्या है? समराइजिंग।
ए से क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, और सी से क्या है, सबसे आखिर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। आपको सारे के सारे स्टेप इस मेमोरी कोड से याद हो जाएंगे। ठीक है जी। अब है जी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, जो हमेशा एग्जामिनर किसी ना किसी रूप में पूछना पसंद करता है। वो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक कहता है जी अकाउंटिंग जो है ना एक आर्ट भी है, अकाउंटिंग एक कला भी है। ठीक है जी, अकाउंटिंग एक कला भी है और अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है। अकाउंटिंग कला क्यों है? अकाउंटिंग कला इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग, पहले देखते हैं अकाउंटिंग साइंस क्यों है, अकाउंटिंग आर्ट, अकाउंटिंग साइंस क्यों है, अकाउंटिंग एक विज्ञान क्यों है। देखिए हर साइंस के कुछ एक रूल्स होते हैं, ग्रेविटे साइंस केमिस्ट्री के कुछ एक रूल्स हैं, फिजिक्स के कुछ एक रूल हैं, ठीक है जी, बायोलॉजी के कुछ एक रूल्स हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का वो हर जगह सेम है, पूरी पृथ्वी पर, अमेरिका में भी सेम है, इंडिया में भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, श्रीलंका में भी सेम है। ठीक है जी, मैं पेन छोड़ूंगा तो एक निश्चित स्पीड से पृथ्वी पर जाएगा, ये उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है। ठीक है जी। तो देखिए इसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ नियम है, अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं। अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं। जो ट्रांजैक्शन यहां पर मेरे डेबिट होगी वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में वो ट्रांजैक्शन कोई और अकाउंटेंट अमेरिका में भी अकाउंटिंग कर रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को डेबिट ही करेगा। अगर मैं कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट कर रहा हूं तो दूसरा अकाउंटेंट भी उसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेगा। ये अकाउंटिंग के डेबिट एंड क्रेडिट के कुछ एक रूल्स हैं। ठीक है जी। लेकिन अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? कहते हैं जी ये अकाउंटिंग साइंस तो है, अकाउंटिंग के रूल्स तो है, लेकिन इस रूल्स को लगाने के लिए कुछ पर्सनल जजमेंट करनी पड़ती है, और पर्सनल जजमेंट सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे सबकी एक आर्ट अलग अलग होती है, सब में एक कला अलग अलग होती है। ये पेन का डिजाइन मैं आपको बनाने के लिए बता दूं तो 100 बच्चे बैठे होंगे तो 100 के 100 बच्चे पेन का अलग से डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि उनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट आर्ट है। इसी तरीके के अकाउंटिंग जो कर रहे हैं आपकी सबकी पर्सनल जजमेंट अलग होती है। आप अकाउंटिंग सभी अकाउंटेंट पर्सनल जजमेंट के हिसाब से करते हैं। तो एक पर्सनल जजमेंट मैंने आपको बताई थी, जब मान लेते हैं मैं कोई बिल्डिंग, मैंने अपनी बिजनेस में कोई मशीनरी खरीद करके लाया 50 लाख रुपए की। ठीक है जी। तो कोई एक अकाउंटेंट को लगता है ये 50 लाख रुपए की मशीनरी की जो लाइफ है 10 ईयर्स ही है, लेकिन दूसरे अकाउंटेंट को लगता है इसकी लाइफ 10 ईयर्स ना होकर के 8 ईयर्स है, तो मैं इस पर डेप्रिसिएशन 8 ईयर्स के अकॉर्डिंगली लगाऊंगा। दूसरा कहेगा जी नहीं मैं तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंगली लगाऊंगा। तो बहुत तरीके की पर्सनल जजमेंट होती है। पर्सनल जजमेंट सभी अकाउंटेंट्स की अलग अलग होती है, इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट भी हो जाती है। ठीक है जी। ओके जी। ओके। अब है जी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। किसी वक्त में अकाउंटिंग का काम इतना ही था कि हमें ईयर एंड पे बता दो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस कमाया, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा काम नहीं चलता है। हमें आज की डेट में हमने अकाउंटिंग की ब्रांचेस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो क्या जी, ये जो हम +1 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, या फिर मैक्सिमम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। आप बताते हैं बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है जी? कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं है। आप मेरे को ये बताओ आप अपने बिजनेस में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हो, उन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की मैं अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं उस कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के बाद में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कौन से प्रोडक्ट की यूनिट कम है, कौन से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम है, कौन से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज्यादा है, और उसको दूसरे फर्म दूसरी कंपनीज के कॉस्टिंग से कंपेयर करूंगा। तो सारा कॉस्टिंग का काम जो होता है वो कॉस्ट एनालिसिस में होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है कि हम कोई अलग तरीके की इंफॉर्मेशन तो जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन बनाई है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स बना करके ऐसे पेश करेंगे, आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करेंगे, आपको चुटकियों में आप वो इंफॉर्मेशन समझ जाएंगे। आपको मैं ग्राफ बना करके दे दूंगा, पिछले साल इतनी सेल थी, अब की बार सेल थोड़ी सी अप हो गई, उसके बाद मेरी सेल और थोड़ी सी अप हो गई, ग्राफ बना दूंगा। या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है मैं आपको रेशियो में कैलकुलेट करके बता दूंगी, मेरा कैश फ्लो रेशियो कितना है, पिछले साल कितना था, अब की बार कितना है, मेरा डेटर्स का रेशियो कितना है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो कितना है, 10%, 20%। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस बनाती है, और उन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से और डिफरेंट डिफरेंट रेशियो एनालिसिस से, ग्राफ से आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रहता है। ठीक है जी। तो अभी का अगला टॉपिक क्या है जी? अगला टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। ये इसका मेमोरी कोड है जी, इसको याद रखने के लिए SSC लेवल इज ए डाउन स्टेज।
देखिए जी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अभी अभी आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आपने स्टेप पढ़े हैं। सबसे पहला स्टेप पढ़ा था जी आइडेंटिफिकेशन का स्टेप पढ़ा था। दूसरा स्टेप आपने पढ़ा था मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरे स्टेप में आपने पढ़ा था रिकॉर्डिंग। चौथे स्टेप में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ये चारों के चारों स्टेप आपके बुक कीपिंग में इंक्लूड होते हैं। ये आपकी बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कहता है जी जब आपने क्लासिफिकेशन तक का काम कर लिया तो उसके बाद समराइजेशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना और उसके बाद उसको एनालाइज करना, वो हमारा अकाउंटिंग का काम है। हम अकाउंटिंग वाले करेंगे, बुक कीपिंग वाले केवल क्लासिफिकेशन तक का काम करेंगे। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी कहती है जी आप बुक कीपिंग किस प्रकार से करोगे और आप अकाउंटिंग किस प्रकार से करोगे। हम अकाउंटेंसी के कुछ प्री डेटरमाइंड रूल्स हैं, प्री डेटरमाइंड प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आप बुक कीपिंग करोगे और उसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आप अकाउंटिंग करोगे। ठीक है जी। फिर है जी, ओके, तो फिर है जी अकाउंटिंग का स्कोप। अकाउंटिंग बुक कीपिंग का स्कोप बहुत ही नैरो है। अकाउंटिंग का स्कोप जो है बुक कीपिंग से वास्ट है, क्योंकि जब आपकी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तभी आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। पहले आप ये क्लासिफिकेशन तक के काम कर लेंगे, उसके बाद आप अकाउंटिंग के काम करोगे। फिर है जी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो जी बुक कीपिंग से भी वास्ट है और अकाउंटिंग से भी वास्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में तो कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स बता दिए गए हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली ही तो आपको अकाउंटिंग भी करनी है और उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको बुक कीपिंग ही करनी है। इसलिए अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा वास्ट है। अब तो जी तीसरा, हु परफॉर्म। बुक कीपिंग तो है जी जूनियर स्टाफ कर सकता है। बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। कोई सिंपल ग्रेजुएट भी होगा ना, ग्रेजुएट का आदमी को डेबिट और क्रेडिट के नियम पता होते हैं, तो वो डेबिट और क्रेडिट नियम जानता है, इसलिए वो आराम से बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन जी जो भाई अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग करने में काफी टेक्निकली नॉलेज चाहिए होती है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको कंपेयर करना, वो जूनियर स्टाफ का काम नहीं है, वो सीनियर स्टाफ का काम है। अगर मैं वही अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी में क्या है जी, अकाउंटिंग से के जो नियम बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज की आपस में मीटिंग होती है, वो बैठते हैं, तब जाके वो बताते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग में अगर कुछ चेंजेस करना है तो क्या चेंजेस होगा, अकाउंट बुक कीपिंग में कुछ चेंजेस है तो क्या चेंजेस होगा। तो वो सारा का सारा अकाउंटेंसी का काम जो है नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी का है। अब है जी डिपेंडेंसी। देखिए बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग कहती है जी आपने अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को ठीक तरीके से अगर रिकॉर्ड करा है, आपने अपने बिजनेस के इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को ठीक तरीके से रिकॉर्ड करा है, हमारे लिए इतना काफी है, हमारी बुक कीपिंग हम उससे करेंगे तो ठीक कर लेंगे। लेकिन अकाउंटिंग कहती है जी, अकाउंटिंग कहती है आपने बुक कीपिंग अगर ठीक से करी हुई है तभी जाके हमारी अकाउंटिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसलिए अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी। भाई तीसरी अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी कह रहा है इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि इसके अंदर दोनों के लिए रूल्स बनाए गए हैं। अब है जी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज का काम है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज का काम है। और बुक कीप अगर वही और अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी जी स्टेप वाइज काम नहीं है। अकाउंटेंसी तो एक नॉलेज बेस्ड काम है, वो तो नॉलेज है, एक रूल्स बनाए हुए हैं, नॉलेज नॉलेज उसी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप बुक कीपिंग करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है जी। फिर है जी नेचर ऑफ जॉब। अकाउंटिंग तो जी बड़ी रूटीन नेचर की क्लैरिकल जॉब है, जूनियर स्टाफ भी कर देता है, लेकिन अकाउंट बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। बुक कीपिंग जो है क्लैरिकल नेचर की जॉब है। वहीं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग में थोड़ा एनालिटिकल जॉब है जी, एनालाइज करना पड़ता है, रूटीन नेचर की जॉब नहीं है। अकाउंटेंसी तो क्या है जी, अकाउंटेंसी तो नॉलेज बेस्ड है, तो और भी ज्यादा वास्ट है, इसकी नेचर ऑफ जॉब तो और भी ज्यादा एनालिटिकल है, सबसे ज्यादा एनालिटिकल अकाउंटेंसी ही है। फिर है जी नॉलेज लेवल। अकाउंटिंग के लिए कहते हैं जी हमारे को थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज भी होगी ना डेबिट क्रेडिट की, तो भी आप बुक कीपिंग कर पाओगे। माफ कीजिएगा, बुक कीपिंग के लिए कह रहा है, बुक कीपिंग के लिए कह रहा है थोड़ी सी आपको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज होगी तो आप बुक कीपिंग कर लोगे, दैट्स इनफ। लेकिन अकाउंटिंग के लिए कह रहा है थोड़ी सी हमें नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है, बुक कीपिंग के अलावा एनालिसिस की भी नॉलेज चाहिए होती है। एंड अकाउंटेंसी के लिए तो बहुत ही टॉप क्लास, हायर क्लास, पूरे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अकाउंट्स पता होने चाहिए, पूरी अकाउंटिंग आपको, पूरी अकाउंटिंग के पूरे वर्ल्ड की अकाउंटेंसी के आपको नियम पता होंगे ना, तब जाके आपकी नॉलेज इनफ होती है, आप अकाउंटेंसी का कोई नया नियम बना पाए। तो अकाउंटेंसी के लिए क्या है जी, प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा वास्ट हैं और बहुत ज्यादा एनालिटिकल नेचर के हैं। अब जी बुक कीपिंग की बात करूं तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सिस्टमैटिक तरीके से बुक कीपिंग कर दे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिकली सही तरीके से बना दे, ये उसका काम है और ये उसका ऑब्जेक्टिव यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन वही मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग कहती है जी सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात तक तो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसलिए
आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नेट रिजल्ट बताना है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया वो बताना है, और ये बताना है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वही अकाउंटेंसी की बात की जाए तो अकाउंटेंसी के लिए फिर से वही रिपीटिशन है जी, प्रिंसिपल्स बनाना, रूल्स बनाना, नियम बनाना, थ्योरीज बनाना, आइडियाज देना, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी का। ठीक है जी। देखिए जी, अब ये फिगर जो आप देख रहे हैं, अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा वास्ट है। अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी इंक्लूड है और बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। फिर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर केवल बुक कीपिंग इंक्लूड है। बुक कीपिंग सबसे ज्यादा न्यूक्लियस है, सबसे ज्यादा नैरो है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा नैरो बुक कीपिंग है, क्योंकि बुक कीपिंग सबसे ज्यादा नैरो है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग है, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा वास्ट है। ठीक है जी। अब ये आपको मेमोरी कोड है। सबसे पहले एस से है जी स्टेप्स, ठीक है जी। फिर एस से क्या है स्कोप, एल से क्या है लेवल ऑफ नॉलेज, डी से क्या है डिपेंडेंसी, ओ से क्या है ऑब्जेक्टिव, डब्ल्यू से क्या है हु परफॉर्म्स, एन से क्या है नेचर ऑफ जॉब, एस से क्या है स्टेज। ठीक है जी। अब है जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए आपने बुक कीपिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए कितने सारे स्टेप्स करे हैं आपने, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो सब करने के बाद जब आपने अकाउंटिंग की एक इन्फॉर्मेशन जनरेट की है, आपने जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट किया है ना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, वो आपकी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना और फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। यही आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाती है, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। अब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसके यूजर्स कौन कौन है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जी जो यूजर्स हैं उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट है, या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूं ना, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, और डायरेक्ट इंटरेस्ट के साथ साथ इन लोगों के पास एक्सेस है ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। इंटरनल यूजर तो वो यूजर हैं जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है और जिनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट है, वो आपके एक्सटर्नल यूजर हैं। ठीक है जी। एक्सटर्नल यूजर हैं जो कौन है जी? एक्सटर्नल यूजर वो यूजर हैं जिनके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन का, बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट, बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो देखिए इंटरनल यूजर के लिए वही कह रहा है जी, हु हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है। और दूसरा कह रहा है दैट इज वाई दे हैव एक्सेस टू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एट माइक्रो लेवल। इन इंटरनल यूजर्स को माइक्रो लेवल पर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन एक्सटर्नल यूजर क्या है जी? एक्सटर्नल यूजर है हु डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, उनका बिजनेस में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है और उनके पास केवल वही इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है जो पब्लिश की जाती है। कोई बिजनेस की इंटरनल इंफॉर्मेशन या कोई अनपब्लिश रिपोर्ट जो हमने पब्लिश नहीं करी है, वो एक्सेस में नहीं कर सकते एक्सटर्नल यूजर। ठीक है जी। तो सबसे पहला इंटरनल यूजर है जी ओनर। बिजनेस का ओनर है जी, उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है, वो बिजनेस का उसका बहुत ही डायरेक्ट इंटरेस्ट है, वही डिसाइड करता है मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा या बिजनेस को वाइंड अप करूंगा। ठीक है जी। तो बिजनेस का ओनर तो बिजनेस का ओनर है जी, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, उसके पास डायरेक्ट इंटरेस्ट भी है, वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है, वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, वो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जानना चाहता है। तो ओनर की सारी इंफॉर्मेशन की ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अब वही मैनेजमेंट की बात करूं, देखिए बिजनेस के ओनर जो है ना, वो बिजनेस को मैनेज नहीं करते हैं, वो बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर रख देते हैं। वो मैनेजर भी एक तरीके के बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्होंने बिजनेस को मैनेज करना है, इसलिए उनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है। ठीक है जी। और उनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए वो सारी की सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं और उन्हीं अनपब्लिश रिपोर्ट भी वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। वही मैं बात करूं बिजनेस के एक्सटर्नल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स की, तो सबसे पहले है जी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है जी जो उन्होंने आपको बिजनेस को लोन दिया हुआ है, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि आप टाइमली, हमारा बिजनेस टाइमली लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट केवल इतनी है कि वो इतना जानना चाहते हैं कि आप उनके लोन ठीक से पे करोगे या नहीं पे करोगे, इसलिए वो डायरेक्ट इंटरेस्ट उन लोगों का नहीं है।
ठीक है जी। वही मैं इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात करूं तो पोटेंशियल इन्वेस्टर है जी, वो जानना चाहता है कल को वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ठीक है जी। वो कल को लगाएगा पैसा तब तो उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। आज की डेट में वो हमारे लिए बिजनेस का डायरेक्ट इंटरेस्ट उसका नहीं है। ठीक है जी। तो उसकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, वो जानना चाहता है उसको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिवार्ड कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा। क्रेडिटर्स कौन है जी? देखिए, क्रेडिटर्स हैं जो आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपने बिजनेस ने इनसे माल उधार पर लिया हुआ है, आप इनका पैसा लौटा पाओगे या नहीं लौटा पाओगे। केवल इतनी इंफॉर्मेशन इनके लिए काफी होती है। टैक्स अथॉरिटी कहती है जी तो आप हमारे को तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, हमारे उस हिसाब से हम आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, या जो इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स करने के लिए, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे को दे दो, हमारे लिए उतनी काफी है। तो उसको अनपब्लिश्ड रिपोर्ट या माइक्रो रिपोर्ट्स नहीं दी जाती है। ठीक है जी। अब ये गवर्नमेंट और एजेंसीज क्या इंफॉर्मेशन क्यों चाहती है? गवर्नमेंट और एजेंसी इंफॉर्मेशन चाहती है क्योंकि वो आपके सारे बिजनेस से एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, फिर बिजनेस की नेशनल इनकम बनाएगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी, आपको सब्सिडी देने की जरूरत है या नहीं है, वो सारा का सारा डिसीजन लेती है। ठीक है जी। तो वो भी आपके माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती है। ठीक है जी। तो देखिए, माइक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन की बात करूं ना, जैसे मैंने अभी आपको जर्नल बुक बनानी सिखाई है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, और कोई आपके वाउचर्स हैं बिजनेस के, ये आपके छोटे छोटे माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन है, माइक्रो इंफॉर्मेशन है। आपके मैनेजमेंट और बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस ओनर्स इस इंफॉर्मेशन को तो चेक कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं ना, एक्सटर्नल यूजर्स इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, वो बैलेंस शीट एक्सेस कर सकते हैं, मैक्सिमम कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी। कंपिटिटर्स, पब्लिक और एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ठीक है जी। कंपिटिटर्स भी आपकी रिलेटिव आपकी स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, आपके बिजनेस की वीकनेस जानना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने पब्लिश करे हुए हैं, उसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक भी आपकी इन्फॉर्मेशन कई बार एक्सेस करती है। पब्लिक जानना चाहती है कि कंपनी, आपका बिजनेस कोई सीएसआर एक्टिविटी करता है, आपने कोई मैनेजमेंट में तो चेंज नहीं करा, आपने कोई बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक भी आपका एक्सटर्नल यूजर है। देखिए, इंप्लॉइज एंड वर्कर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंप्लॉइज एंड वर्कर्स में क्या पॉइंट होता है? इंप्लॉइज एंड वर्कर्स को हमेशा एक्सटर्नल यूजर में रखा जाता है, क्योंकि इंप्लॉइज और वर्कर्स को आप माइक्रो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इंप्लॉइज और वर्कर्स का बिजनेस में, इन बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इतना ही इंटरेस्ट है कि वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये पता लगा लें कि उनके जो बोनस की कैलकुलेशन हो रही है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, आपकी कंपनी, आपकी फर्म, प्रोविडेंट फंड जो कंपनी का आपने एम्प्लॉय से काटा हुआ है वो ठीक से जमा करा रहे हैं या नहीं जमा करा रहे। इसलिए एम्प्लॉयज और वर्कर्स, केवल इतनी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है कि वो कैलकुलेट कर पाए उनका प्रोविडेंट, वो कैलकुलेट कर पाए उनका बोनस। इसलिए उनको माइक्रो इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं दी जाती है। इसलिए आपके एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। ठीक है जी। एक्सटर्नल यूजर्स को याद करने के लिए मैंने आपको मेमोरी कोड दिया हुआ है, गवर्नमेंट की बीसीसीआई टेप। गवर्नमेंट क्या जी? गवर्नमेंट से गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। सी से क्या जी? बी से बी से है जी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी से क्रेडिटर, सी से कंपिटिटर्स, आई से इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, टी ए से टैक्स अथॉरिटीज, पी से पब्लिक, ई से एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। देखिए जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस टॉपिक को जरूर किसी न किसी रूप में एग्जाम में डालना पसंद करता। अब है जी ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको याद करने के लिए मैंने आपको मेमोरी कोड दिया हुआ है, रुको रेली। ठीक है जी। आर से क्या है जी? आर से रेलिवेंस। सबसे पहला आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंस होना चाहिए। आर से रेलेवेंस। यू से है जी अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। सी से है जी कंपेरेबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको कंपेयर कर पाए, इसलिए कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए। फिर है जी रैली से है रिलायबिलिटी।
आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये इस तरीके से आप 4 के 4 पॉइंट इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले है जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी होनी चाहिए, सबसे पहला कैरेक्टर ठीक है रेलेवेंस। रेलेवेंस में क्या है जी, आप जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं वो रेलेवेंस होना चाहिए, इररेलेवेंट इधर उधर फालतू की इन्फॉर्मेशन मत दो। सबसे अच्छा एग्जांपल था जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे को क्रेडिटर्स के बारे में बताते हो, तो आप हमारे को क्रेडिटर्स का अमाउंट बताओ, आपके बिजनेस ने कितने का माल उधार पर लिया हुआ है, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, ये मत बताओ कि हमने इस पार्टी से उधार माल लिया हुआ है, इस पार्टी से लिया हुआ है, उसका नाम मत बताओ, उसका नंबर मत बताओ, केवल हमें उसका अमाउंट बता दो, हमारे लिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा जी पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए आपके बिजनेस में एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो जानना चाहते हैं अगर वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उनको कितना डिविडेंड मिलेगा, इसलिए वो डिविडेंड रेट जो है ना उनके लिए बड़ी ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये रेलेवेंट आप हमेशा बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब बनाएंगे तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ये पॉइंट्स उसमें जरूर होना चाहिए। रेलेवेंट नहीं है तो हमारे किसी काम की नहीं है। दूसरा है जी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबल में बोलते हैं जी आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए और वो बड़ी लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए। जो अकाउंट्स की जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़कर एक जजमेंट ले सके, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ सके। इसलिए आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दो, जो टिपिकल इन्फॉर्मेशन है, टिपिकल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेनेटरी नोट्स के द्वारा इजी करके समझाओ। ठीक है जी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कंपैरेबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और वो फॉर्मेट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में होने के कारण आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप कंपेयर कर पाओगे। इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं जी, आपने जो पिछले साल जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पिछले साल के जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, पिछले साल के रिकॉर्ड्स को हम लोग पिछले साल के रिकॉर्ड से हम कंपेयर कर सकें आज की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो कंपैरेटिबल होनी चाहिए। और आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म जो सेम बिजनेस लाइन में है उनसे भी हम कंपेयर कर पाए, इस तरीके की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप बनाओ। चौथा है जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिए बड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए और मटेरियल फ्री होनी चाहिए। वेरीफाइएबल क्या है जी, आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आप उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सको। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब है आप जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे उसके लिए आपके पास कोई बिल होना चाहिए। बिना बिल आपकी कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। फ्री फ्रॉम बायसनेस का मतलब है आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, बायसनेस नहीं होना चाहिए, जो जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसे रिकॉर्ड करो। ठीक है जी। मटेरियल फ्री, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई डेबिट की जगह क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्रेडिट की जगह डेबिट नहीं होना चाहिए। 5,000 की ट्रांजेक्शन को 50,000 के रूप में रिकॉर्ड नहीं करना, 50,000 को 5 लाख के रूप में रिकॉर्ड नहीं करना, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। रुको रैली से ये आपको पॉइंट याद करने हैं जी। आर से रेलेवेंस, यू से अंडरस्टैंडेबिलिटी, सीओ से कंपैरेबिलिटी और आर रैली से रिलायबिलिटी। फिर है जी आपके 3 टॉपिक मैंने एक साथ बनाए हुए हैं, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस के फंक्शंस और आपके बिजनेस के रोल्स। ठीक है जी। इनको आप कंपेयर कर पाए क्योंकि पॉइंट सिमिलर हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स इससे टेबुलर फॉर्म में बनाए हुए हैं। बिजनेस देखिए जी, ये पहला जो पैराग्राफ है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये पहला ग्राफ मैंने तीनों में सेम ही रखा हुआ है। देखिए जी, ये पहला पैराग्राफ मेरे को बताता है जी किसी लंबे समय तक अकाउंटिंग जो हम जनरेट करते थे, अकाउंटिंग का काम हमारा इतना ही होता था कि वो हमारे को बता दे कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, और हमारे को ये बता दे कि बिजनेस ने कितना मार्केट से उधार लिया हुआ है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। लेकिन समय के साथ हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की नीड बढ़ गई है। आज की डेट में हमें ये इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए कि कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी एसेट, कितनी लाइबिलिटी, लेकिन उसके अलावा बहुत से हमारे को इंफॉर्मेशन की ऑब्जेक्टिव हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है जी, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखिए प्राइमरी फंक्शन जो शताब्दियों से अभी चलता आ रहा है, जो आपको इस पैराग्राफ में बताया, उसका वो तो यही कहता है जी आप बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड करो, सिस्टमैटिक मैनर्स में रिकॉर्ड करो, मनी में रिकॉर्ड करो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स रिकॉर्ड करो, रूल्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करो। प्राइमरी फंक्शन तो आज की डेट में भी यही है और पहले भी यही रहा करता था, तो प्राइमरी फंक्शन तो यही रहा। ठीक है जी। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है मेंटेनिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मेंटेनिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब यही है जी, आप अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो जनरेट करने हैं, उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमारी टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी लेना है, कितना जीएसटी देना है, कितना प्रॉफिट
कितना प्रॉफिट होगा, कितना मतलब टैक्स की कैलकुलेशन हो जाए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर दे। ठीक है जी, क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बिजनेस अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है तो वो बिजनेस लीगली बंद कर दिया जाएगा, लीगली उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग मेंटेन करने से हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है जी असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। हम अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, क्या कंट्रोल होगा बिजनेस में, कौन सा प्रोडक्ट बंद करें, बिजनेस की बजटिंग एनालिसिस क्या होगी, बिजनेस की फोरकास्टिंग क्या होगी। तो हमारे को अकाउंटिंग जो है ना असिस्टेंट मनी मैनेजमेंट को भी असिस्ट करती है उसके काम में। फिर है जी ये चौथा पॉइंट, चौथा कह रहा है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। देखिए बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती हैं और वो बहुत सारी एसेट्स जो होती है ना वो सारी की सारी आपने एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिख दी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिख दी, तो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेज पलट कर या एक A4 पेज में आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये मेरी एसेट्स हैं, ये इतनी डेप्रिशिएट हो गई, ये मेरे को बदलने का टाइम आ गया, ये मेरे को नई एसेट लेनी है, ये इतने साल पुरानी एसेट्स है। तो आपकी बिजनेस को एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। ठीक है जी, फिर है जी पांचवा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी मैंने आपको बताया ना जी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स हैं, तो सारे यूजर्स आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसलिए आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए आपके बिजनेस का अकाउंटिंग का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके अकाउंटिंग यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, फिर है जी डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अरे अकाउंटिंग से ही तो हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता लगते हैं, प्रॉफिट ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया बिजनेस ने, वो सारा का सारा हमारे को अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। फिर फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो सारा की सारी चीजें भी हमें अकाउंटिंग से ही तो पता चलेंगी। इसलिए ये दोनों बड़े इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। अकाउंटिंग मेंटेन करना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाए, हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम फाइनेंशियल पोजिशन डिटरमाइन कर पाए। ठीक है जी, ओके जी। अब ये जो अकाउंटिंग के मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनका मेमोरी कोड है जी प्रोटेक्ट MLAN प्रोवाइड PF। P से क्या है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, M से क्या है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, L से क्या है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, A से क्या है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, प्रोवाइड से क्या है प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, P से क्या है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, F से क्या है जी डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, ये मेमोरी कोड है जी इसका, आपको ये पॉइंट्स याद करने में मदद करेगा। देखिए अब ये पॉइंट्स जो है ना फंक्शन, ये बड़े रिपीटिशन पॉइंट हैं, ये सिमिलर से ही हैं जी ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको मैं ना इसलिए अलग से नहीं करा रहा, आपके थ्योरेटिकल में आता है तो आप बना बना के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को थोड़ा इधर उधर करके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं रिवीजन लेक्चर में ये नहीं करा रहा। अब है जी अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं तभी तो करते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग का एडवांटेजेस है प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग करने से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, सारी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। दूसरा जी इसका पॉइंट एडवांटेज है हमारे को मैनेजमेंट में असिस्टेंस होती है, मैनेजमेंट को काम करने में असिस्टेंट होती है। अकाउंटिंग पढ़ के वो डिसीजन ले लेता है कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे को पिछले साल प्रॉफिट दिया था, बिजनेस का प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है जी, हम बिजनेस में बजटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट को बड़ी मदद मिलती है अकाउंटिंग से। तीसरा है जी रिप्लेस को मेमोरी। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते तो हमारे बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं, वो लाखों ट्रांजैक्शन को कोई भी अकाउंटेंट याद नहीं रख सकता, इसलिए कोई भी अकाउंटेंट याद नहीं रख सकता, इसलिए हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर देते हैं। अकाउंटेंट की मेमोरी को वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है जी, दुनिया भर की सेल्स हैं, दुनिया भर की परचेज हैं, वो सारी की सारी मेमोरी में याद नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर है जी फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंट बनाने के बाद हम अपने अकाउंट जो हैं दूसरे फर्म से या फिर अपने खुद के अकाउंट जो हमने पिछले साल बनाए थे उससे कंपेयर करके एक एनालाइज करेंगे और उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग से हमारा ये बड़ा एडवांटेज है, हमारे को कंपैरेटिव स्टडी में बड़ी हेल्प मिलती है। फिर है जी फैसिलिटेट सेटलमेंट टैक्स लायबिलिटी। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बिजनेस की होती है वो टैक्स लायबिलिटी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही चेक कर पाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के द्वारा ही आप लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग का ये भी एक फायदा है। फिर है जी फैसिलिटेटिंग लोन। आपका बिजनेस के
आप लोन चाहिए, बैंक के पास आप लोन लेने जाते हैं तो भी बैंक कहता है पहले हम हमारे को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखाइए, फिर हम बताएंगे कि आप हमारा लोन रीपे कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, और उसी हिसाब से हम आपको लोन देंगे। पहले आप अपने अकाउंटिंग के प्रॉफिट दिखाइए, लोन दिखाइए, क्रेडिटर दिखाइए, डेटर दिखाइए, फिर हम बताएंगे कि आपको कितना लोन देना है और कितना लोन नहीं देना है। तो ठीक है जी, लोन लेते वक्त हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमारी अकाउंटिंग हमारे को बड़ा ही मदद करते हैं। फिर है जी एविडेंस इन कोर्ट। देखिए कई बार बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, अच्छा परफॉर्म नहीं करने के कारण हमारे को बिजनेस हम लोग बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो उस वक्त हम लोग, हमारे क्रेडिटर्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी हम बिजनेस तो बंद कर दिया, हमारे को पैसा दो, आपने जो हमसे माल उधार पर लिया हुआ था। तो उस वक्त वो कोर्ट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और वो कोर्ट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और आप बता पाते हैं कि अपने कोर्ट को कि हमारे को लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और हम अपने क्रेडिटर्स को पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, दे पाएंगे तो उसको 50% दे पाएंगे, 60% या 70%, वो सारी की सारी कैलकुलेशन आप कोर्ट में कर पाते हैं, केवल आप अकाउंटिंग के बेस पर ही कर पाते हैं। फिर है जी नंबर 8 का आपका एडवांटेज है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। जब आपका बिजनेस आप बंद करना चाहें और दूसरा परचेजर उसको परचेज करना चाहे, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, अकाउंटिंग से ही चेक करता है बिजनेस की एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना पैसा वो पे करेगा नए आपके बिजनेस को खरीदने के लिए। फिर है जी इंसॉल्वेंसी, बिजनेस अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस वक्त भी हेल्प करता है। फिर है जी पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे जब हम कई बार किसी नए पार्टनर को एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं तुम्हें मिनिमम इतनी कैपिटल लानी होगी, इतना पैसा लाना पड़ेगा, तो वो कैपिटल की कैलकुलेशन जो होती है वो सब अकाउंटिंग के बेस पर ही हो पाती है। ठीक है जी। अब है जी बड़ा एक और अच्छा टॉपिक है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के लिए मैंने आपको ये मेमोरी कोड भी दिया है। ठीक है जी। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट। देखिए अकाउंटिंग में हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग करते वक्त हमें बहुत सारी पर्सनल जजमेंट्स भी करनी पड़ती है। आपको मशीनरी का एग्जांपल में मैंने दिया था कि हम मशीनरी पे कितने % डेप्रिसिएशन लगाएं, उसको कितने कितने साल रिड्यूस, कितने साल तक रिड्यूस करें, कितने अमाउंट से रिड्यूस करें। तो वो पर्सनल जजमेंट कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है। ठीक है, तो वो पर्सनल जजमेंट के कारण अकाउंटिंग जो है ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। मान लेते हैं हमने माना था हमारी लाइफ मशीनरी 10 साल चलेगी, लेकिन वो 5 साल में ही खत्म होगी, 5 साल में हमारी बिजनेस डेप्रिशिएट हो गई, तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे को अकाउंटिंग नहीं दे पाया। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन 100% नहीं दे पाती है। दूसरा है जी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए अकाउंटिंग में क्या है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, ये तो जब बिजनेस बंद हो जाएगा ना 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, तभी पता चलेगा वो अच्छा था बिजनेस या खराब था। ठीक है जी। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है ना एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो साल बर साल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते तो हैं, लेकिन वो सही हो जरूरी नहीं है, वो इनकम्प्लीट है जी। किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, किसी साल कम भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट है जी अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था जी जो भी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होती हैं वो बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं फिर भी हम उससे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी है। इसलिए क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को अकाउंटिंग जो इग्नोर कर रही है, इसके सबसे बड़ा ज्यादा ड्रॉबैक है। फिर है जी अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। क्या होता है जी, हम एक मशीनरी ₹1,00,000 की परचेज करके लाए तो उसको ₹1,00,000 पर ही रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है ₹1,00,000 परचेज करने के बाद हमारी बिल्डिंग थी, हमने ₹1,00,000 की परचेज करी और वो 2 साल बाद ही उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के ₹10,00,000 हो गई, तो हम ₹10,00,000 पे अपनी मशीनरी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जो जिस कॉस्ट पर हम एसेट परचेज करके लाते हैं उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो लेकिन वो कल को एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और कम हो जाए तो हम उस बढ़ी हुई वैल्यू पर और कम हुई वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग का एक ये बड़ा बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है जो एग्जामिनर पूछता है, वो यही पूछता है कि अकाउंटिंग ना हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है ट्रांजेक्शन। फिर कहता है जी अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कई बार जी अकाउंटिंग हम ना बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के कारण हमारी विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। ठीक है जी। हमने कई बार क्या हुआ, ईयर एंड पे हमने कस्टमर को सेल दे दी या दिवाली पर सेल दे दी, हमने बड़ा हैवी डिस्काउंट दे दिया। हैवी डिस्काउंट देने के कारण हमारी सेल जो है इन्फ्लेट हो गई। सेल इन्फ्लेट तो हो गई, सेल का फिगर तो अच्छा दिख रहा है लेकिन प्रॉफिट का फिगर डाउन हो जाएगा। हमने सेल के फिगर को तो विंडो ड्रेसिंग करके बढ़ा दिया लेकिन प्रॉफिट अभी भी डाउन पड़ा हुआ है, तो ये विंडो ड्रेसिंग हो जाती है जी कई बार। अब है जी अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हम लोग
फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। पास्ट की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्म करेगी, जरूरी नहीं है। पास्ट में जो प्रॉफिट हुआ फ्यूचर में भी वही प्रॉफिट होगा, वो जरूरी नहीं है। इसलिए हम फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा फिर कहता है जी अकाउंटिंग जो है ना कंसेप्ट और कन्वेंशन पर है। अकाउंटिंग में हम लोग कुछ एक परंपराएं जो चलती आ रही है उसका विदाउट लॉजिक भी चलती आ रही है ना, हम वही लॉजिक फॉलो करते हैं और उसको ऐसे का ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो कहती है जो आपके फ्यूचर में कोई लॉस होने वाले होते हैं उसको तो आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मत करो। फ्यूचर के लॉस को तो रिकॉर्ड करो और फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। तो ये अनइवननेस हो गई है। तो ये कन्वेंशन और कंसेप्ट हमेशा इवन हो, हमेशा सही हो, जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको अब ये लिमिटेशंस को याद करने के लिए आपको मेमोरी कोड दिया हुआ है। एग्जैक्ट प्राइस फॉर क्वालिटी विंडो इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। एग्जैक्ट से है जी अकाउंटिंग इज ए फुली एग्जैक्ट। कॉस्ट से है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर से है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। क्वालिटी से है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। विंडो से है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बेस्ड से है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इनकम इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग इज ए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आप सारी लिमिटेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है जी। 50 मिनट हुए हैं। कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, मैं चाह रहा था आपको इस रिवीजन लेक्चर में कवर कराए जाएं, तो मैं कवर कराता हूं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है जी आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स करेक्टली एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को वो करेक्टली रिकॉर्ड कर दे। देखिए ये बिजनेस का बड़ा ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये तो मैं मान गया, लेकिन ये ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा आपने पूरी लिस्ट पढ़ी है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की। आपके टैक्स कैलकुलेशन में मदद करते हैं, आपकी मेमोरी को रिप्लेस करते हैं, वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर यही कह रहा है, नो, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड करे और अकाउंट ठीक से बना दे, वो उसका ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं आपके। ठीक है जी। तो ये आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब कह रहे हैं जी ये व्हाट इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का ट्रेडिशनल फंक्शन तो आज भी वही है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिकॉर्ड कर दे और ठीक से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे। ट्रेडिशनल फंक्शन तो आज भी वही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन और भी हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तो आज भी एक ही है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग ठीक से कर दे। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को वासुदेव जो है मार्केटिंग मैनेजर बिजनेस में अपॉइंट हुए एट द सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर मंथ। स्टेट वेदर द इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये इवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। देखिए मार्केटिंग मैनेजर को आपने 2 लाख की सैलरी पर आपने अपॉइंट कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन, ये इवेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इवेंट को हम मॉनिटरी में मेजर नहीं कर सकते। जब उसको 2 लाख रुपए की सैलरी पे करेंगे तब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। किसी को अपॉइंट कर लेना मॉनिटरी टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब सैलरी पे कर देंगे, जब बिजनेस में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके जी। अब है जी ए फर्म अलाउज ए प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फिगर्स टू द प्रीवियस ईयर अलोंग विद द करंट ईयर। देखिए एक फर्म जो है वो प्रैक्टिस फॉलो करती है। वो प्रैक्टिस क्या फॉलो करती है? जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो यहाँ पे उसने इस साल का बनाते हैं, मान लेते हैं 2025 का, तो 2024 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे फिगर शो करती है। वहां पे दिखाती है पिछले साल हमारी कितनी सेल्स थी, पिछले साल कितने डेटर्स थे, पिछले साल कितने परचेज थे, दोनों ईयर्स के एक साथ दिखाती है। तो वो प्रैक्टिस उसको फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत जरूरी है, वो प्रैक्टिस जरूर फॉलो करनी चाहिए। इससे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन में आसान हो जाती है। आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पिछले साल से इस साल में कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस को उसे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है जी। प्रैक्टिस विल रिजल्ट इन ए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए गुड प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड। ठीक है जी। ये प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए इसको फॉलो जरूर करना चाहिए। अब है जी मिस काव्या एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डीलर डीलिंग इन ए वॉशिंग मशीन वैल्यू ₹50,000 टू फ्रेंड सुरुचि। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ना मिस काव्या है वो इलेक्ट्रॉनिक
डीलर के गुड्स में डील करता है और उन्होंने 50,000 रुपए की मशीनरी जो है ना बिजनेस से उठा करके अपनी फ्रेंड सुरुचि को दे दी। अरे बिजनेस से जब आप कोई चीज निकालते हैं ना, चाहे आप पैसा निकालें, गुड्स निकालें, एसेट्स निकालें, तो वो ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड होती है। अब आप चाहे वो निकालने के बाद अपने फ्रेंड को दें, घर पर दें, तोड़ दें, कुछ भी करें, लेकिन आपने बिजनेस से निकाल ली, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से निकाल ली, तो वो ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसने वॉशिंग मशीन निकाली है वो गुड्स के रूप में, ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड होगी। कह रहे हैं जी जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी है इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये इसका एंड प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ओके। कह रहे हैं जी विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड। जब हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट कर दिया तो हमारी कौन सी अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है, हमने अंडरस्टैंडेबिलिटी जो थी अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो कहती थी अगर आप चाहते हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल हो तो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट करें। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर तो पढ़े हैं, इंटरनल यूजर पढ़े हैं, एक्सटर्नल यूजर पढ़े हैं। अब ये क्वेश्चन अलग ही तरीके का, वो कह रहा है जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर जो है इनमें से कौन यूजर नहीं है? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, पब्लिक, डेटर्स, गवर्नमेंट। देखिए लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो किस लिए चाहते हैं? आपकी क्रेडिट वर्सनेस को चेक कर पाएं, वो चेक कर पाएं आप उनका पैसा लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे। पब्लिक भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहती है। वो क्यों चाहती है? क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है आपने बिजनेस में क्या क्या इंप्लॉयमेंट जनरेशन किया हुआ है। आप कोई CSR एक्टिविटी तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके बिजनेस का ओनर कौन है, आपके बिजनेस का मैनेजर कौन है। फिर जी गवर्नमेंट भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहती है। गवर्नमेंट आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करती है, गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इसलिए भी चाहती है। अब देखिए डेटर्स है, डेटर्स कौन होता है? डेटर्स वो आदमी होता है जिसको आप माल उधार पर देते हैं और आपने उससे पैसा लेना होता है। तो बात को समझिए, आपके पास एक आदमी आया और कहता है जी आप मुझे ना 5 लाख रुपए का माल उधार पर दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब देखिए आप उसको माल उधार पर दें या ना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन तो चाहते हैं लेकिन उसको आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो माल उधार पर ले रहे हैं ना। वो तो उधार पर लेके चंपत हो जाए, गोली हो जाए, चोर भाग जाए, आपकी सिरदर्दी है, उसकी सिरदर्दी थोड़ी ना है। ठीक है जी, तो डेटर्स को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। डेटर्स को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो माल उधार पर लेने आया है, उसको उधार पर माल मिल गया तो उसकी बल्ले बल्ले। ठीक है जी, तो आप क्या, आपकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो माल उधार पर लेने आया है, उधार पर लेगा और अपने घर चला जाएगा। अब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी है या खराब है, उसको क्या लेना देना। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ये 57 मिनट हो गए हैं। अभी मैं इस लेक्चर को स्टॉप करूंगा। मैंने 1 घंटे में लगभग आपको पूरी रिवीजन करा दी है आपकी चैप्टर्स की। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।